गांव की जमीनें, खेत, ये सिर्फ मिट्टी के टुकड़े नहीं बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज का ताना बाना है। बिल्कुल। और अक्सर हमने देखा है ये जमीनें छोटी छोटी होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, तो खेती करना भी मुश्किल हो जाता है और उतना फायदेमंद भी नहीं रहता। सही बात है। यहीं पर एक शब्द हम सुनते हैं, चकबंदी। आज हम इसी प्रक्रिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। बिल्कुल सही कहा। चकबंदी, हाँ, अंग्रेजी में इसे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कहते हैं। और इसका मतलब सीधा सा मतलब है जो बिखरे हुए खेत हैं उनको इकट्ठा करना। हाँ। सोचिए ना, अगर किसी किसान के 4 खेत हैं गांव के अलग अलग कोनों में, तो उसे कितनी दिक्कत होगी आने जाने में, सामान ले जाने में। हाँ बिल्कुल, समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगेंगे। वही तो चकबंदी इसकी परेशानी को दूर करने की और खेती को ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा फायदेमंद बनाने की एक कोशिश है। सुनने में तो ये बहुत ही मतलब लॉजिकल लगता है। हम्म। तो फिर ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? क्या किसान खुद कहते हैं कि भाई हमारी जमीनें इकट्ठी कर दो, या सरकार खुद ही फैसला करती है? दोनों ही तरीके मुमकिन है। सरकार खुद भी पहल कर सकती है, हम्म। जिसे स्वप्रेरणा कहते हैं। अच्छा। अगर सरकार को लगे कि हाँ, किसी गांव में या किसी इलाके में, अच्छा। जिसे एस्टेट भी कहते हैं, चकबंदी की जरूरत है, हम्म। या फिर उस गांव के जमीन के मालिक, मतलब भू मालिक, वो मिलकर अर्जी दे सकते हैं कि हमारे यहाँ चकबंदी की जाए। ओके। मकसद एक ही होता है कि उस इलाके में खेती बेहतर तरीके से हो पाए। अच्छा, यानी शुरुआत सरकार या जमीन मालिकों की तरफ से हो सकती है। हम्म। तो एक बार ये तय हो गया कि भाई चकबंदी करनी है, फिर अगला कदम क्या होता है? फिर सरकार सबसे पहले एक आधिकारिक घोषणा करती है, एक नोटिफिकेशन निकालती है, हम्म। और उस गांव या इलाके में भी ये जानकारी दी जाती है, प्रकाशित की जाती है। ताकि सबको पता चल जाए। हाँ बिल्कुल, कि सरकार यहाँ चकबंदी करना चाह रही है। इसके बाद इस पूरे काम के लिए एक खास अफसर नियुक्त होता है, चकबंदी अधिकारी, कंसोलिडेशन ऑफिसर। तो ये चकबंदी अधिकारी ही सारा काम देखते हैं, मतलब योजना वगैरह बनाना? हाँ, मुख्य रूप से वही। ये अधिकारी गांव के भू मालिकों से मिलते हैं, उन लोगों से भी जो मालिक तो नहीं है पर जमीन से जुड़े हैं, जैसे कोई किराएदार हो या मजदूर हो, हाँ हाँ। और गांव की पंचायत से भी। इन सब से सलाह मशवरा करके वो चकबंदी की एक पूरी योजना, एक स्कीम कह लीजिए, वो तैयार करते हैं। ये योजना क्या सिर्फ खेतों को इकट्ठा करने तक ही सीमित होती है, या इसमें और भी कुछ शामिल होता है? मैंने कहीं सुना था कि कभी-कभी गांव की सीमाएं भी बदल जाती हैं इसमें। हाँ, ये एक एक दिलचस्प पहलू है इसका। अगर चकबंदी एक से ज्यादा गांव या एस्टेट्स में एक साथ हो रही है ना, अच्छा। तो ये जो चकबंदी अधिकारी योजना बनाते हैं, उसमें इन गांव की आपसी सीमाओं में, मतलब हदबंदी में, बदलाव का प्रावधान भी किया जा सकता है। अरे। और ये करने का अधिकार इस चकबंदी कानून में है। भले ही पुरानी जमीन के कानून, जैसे वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1887 का, उसमें कुछ और लिखा हो। वाह, यानी चकबंदी का असर गांव की हदबंदी तक पर पड़ सकता है। ये तो काफी बड़ा बदलाव हुआ है। जी। लेकिन एक सवाल और आता है मन में। हम्म। जब खेत दोबारा बांटे जाते हैं, हम्म। तो क्या ये पक्का होता है कि सबको उतनी ही कीमत की जमीन मिलेगी जितनी उनकी पहले थी? मतलब मान लीजिए किसी को थोड़ी कम कीमत की जमीन मिल गई तो उसका नुकसान नहीं होगा? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और चकबंदी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा भी है। योजना बनाते समय ही इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। कैसे? योजना में मुआवजे का साफ प्रावधान होता है। धारा 15 इसी के बारे में है। अगर किसी मालिक को चकबंदी के बाद ऐसी जमीन मिली जिसकी कीमत उसकी पुरानी जमीन की कीमत से कम है, तो उसे मुआवजा, मतलब कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। अच्छा। और इसके उलट अगर किसी को ज्यादा कीमत की जमीन मिल गई, तो उससे वो जो अतिरिक्त कीमत है वो वसूली जाएगी। यानी पैसे से कमी बेशी को बराबर किया जाता है। सुनने में तो ये न्यायपूर्ण लगता है, लेकिन क्या असल में जमीन का सही सही मूल्य आंकना और फिर ये मुआवजे का लेन देन, ये सब आसानी से हो जाता है? विवाद नहीं होते होंगे इसमें? बिल्कुल होते हैं। देखिए, जमीन का मूल्यांकन करना ही अपने आप में एक मुश्किल काम है। हाँ वो तो है। मिट्टी कैसी है, पानी की सुविधा है या नहीं, लोकेशन क्या है, बहुत सारी बातें कीमत तय करती हैं। और अक्सर हर कोई अपनी जमीन को बेहतर समझता है, दूसरे की कम। तो मुआवजे को लेकर असहमति होना, विवाद होना, ये आम बात है। ये चकबंदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से है कि कागज पर जो न्याय दिख रहा है, उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। समझ गया, मुश्किल काम है ये। अब एक और स्थिति पर आते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जमीन का मालिक कोई और है और उस पर खेती करने या रहने का हक पुश्तों से किसी और का चला आ रहा है।
इन्हें शायद अधिभोगी किराएदार कहते हैं, ऑक्यूपेंसी टेनेंट। हाँ बिल्कुल। अधिभोग किराएदारी ये एक पुरानी व्यवस्था है जहां किराएदार को जमीन से निकालना लगभग नामुमकिन होता था। उन्हें मालिक जैसे ही अधिकार मिले होते थे। तो ऐसी जमीनों का चकबंदी में क्या होता है? मालिक को मिलती है या किराएदार को? चकबंदी योजना में ऐसी जमीनों के लिए भी समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। धारा 16 में इसका जिक्र है। योजना में ये प्रावधान हो सकता है कि ऐसी जमीन को मालिक और उस अधिभोगी किराएदार के बीच बांट दिया जाए। अच्छा, बांट दिया जाए। हाँ, उनकी आपसी सहमति से जो भी अनुपात तय हो उस हिसाब से। फिर उनके अधिकार कैसे तय होते हैं बंटवारे के बाद? जब ये योजना पक्की हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, जिसकी प्रक्रिया हम आगे देखेंगे, तो मालिक और किराएदार दोनों अपने अपने हिस्से के पूरे मालिक बन जाते हैं। अच्छा। मालिक को जो हिस्सा मिलता है, उस पर किराएदार का जो पुराना अधिभोग अधिकार था, वो खत्म हो जाता है। और ये बंटवारा फाइनल माना जाता है, भले ही पुराने किराएदारी कानून कुछ भी कहते हों। मतलब चकबंदी कानून यहाँ पुराने अधिकारों को बदल देता है। तो ये एक तरह से पुरानी जो जटिलताएं थी, उनको सुलझाकर मालिकाना हक को साफ करने का तरीका हो गया। ठीक है। जी। अब एक और स्थिति, अगर जमीन एक आदमी के नाम ना होकर कई लोगों के नाम पर हो, जॉइंट होल्डिंग, साझा मिलके जिसे कहते हैं, उसका बंटवारा कैसे होता है चकबंदी में? उसके लिए भी चकबंदी योजना में प्रावधान होता है। ये धारा 16A में बताया गया है। चकबंदी अधिकारी योजना में ही ये तय कर सकता है कि ऐसी जो जॉइंट जमीन है या जॉइंट काश्तकारी है, उसको सभी सहमालिकों या सह काश्तकारों के बीच बांट दिया जाए। ये बंटवारा किस आधार पर होता है? क्या बराबर बराबर बांट देते हैं? नहीं, बराबर नहीं। बंटवारा हर मालिक या काश्तकार के हिस्से के अनुपात में होता है। अच्छा, हिस्से के हिसाब से। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि उनका हिस्सा साफ तौर पर पता हो। या तो वो सरकारी रिकॉर्ड में जैसे जमाबंदी में दर्ज हो, या किसी कोर्ट के फैसले से तय हुआ हो, या फिर सभी हिस्सेदारों ने लिखित में मान लिया हो कि हाँ, किसका कितना हिस्सा है। हम्म बिना स्पष्ट हिस्सेदारी के बंटवारा मुश्किल होगा। बिल्कुल, बिना उसके नहीं हो सकता। और जब ये योजना पक्की हो जाती है, तब? योजना पक्की होने पर हर हिस्सेदार अपने अपने हिस्से का अकेला मालिक या काश्तकार बन जाता है। उस जमीन पर दूसरे जो सह मालिक थे, उनका अधिकार खत्म हो जाता है। ये भी एक तरह से जॉइंट खाते को अलग अलग करने जैसा है। सही है। इससे भविष्य के झगड़े काम हो सकते हैं। हाँ, यही मकसद है। तो हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत जमीन, अधिभोगी वाली जमीन और साझा जमीन का निपटारा होता है। लेकिन गांव में सिर्फ निजी जमीनें ही तो नहीं होती, सार्वजनिक रास्ते भी होते हैं। गलियां, पानी निकलने के लिए नालियां, तालाब, पशुओं के चरने की जगह मतलब चरागाह, इनका क्या होता है चकबंदी में? क्या वो भी किसी के खेत में मिल जाते हैं? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पैरिंग है हम्म। और इसे धारा 17 देखती है। अगर चकबंदी अधिकारी को लगता है कि योजना लागू करने के लिए किसी सार्वजनिक रास्ता, गली, नाले, तालाब या चारागाह जैसी जो कॉमन यूज की जमीन है, हाँ। उसको किसी खेत के साथ मिलाना जरूरी है, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन ये तो सार्वजनिक संपत्ति हुई, इसे किसी एक व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं? दिया नहीं जाता, बल्कि उसे उस जगह से खत्म घोषित किया जाता है। खत्म मतलब? मतलब चकबंदी अधिकारी एक घोषणा करता है कि उस पुरानी सार्वजनिक जमीन पर अब किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा, चाहे वो आम जनता का अधिकार हो या किसी का निजी अधिकार हो। अच्छा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन अधिकारों को चकबंदी योजना के तहत जो नई सड़क, गली या नाला बनाया गया है, उस पर ट्रांसफर कर दिया जाए। मतलब पुराना रास्ता बंद करके नया रास्ता बना दिया, तो अधिकार नए रास्ते पर चले गए। अगर किसी को इस पे आपत्ति हो तो, कि भाई हमारा पुराना रास्ता क्यों बंद कर दिया या तालाब क्यों खत्म कर दिया? बिल्कुल, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। घोषणा के 30 दिनों के अंदर कोई भी प्रभावित व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक हो या जिसका कोई निजी हित जुड़ा हो, वो चकबंदी अधिकारी को लिखित में आपत्ति दे सकता है। उसमें क्या बताना होगा? बताना होगा कि उसका क्या हित प्रभावित हो रहा है और वो क्या मुआवजा चाहता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, सिर्फ सार्वजनिक रास्ते के इस्तेमाल का अधिकार खत्म होने पर मुआवजे का दावा नहीं कर सकते। अच्छा। फिर इन आपत्ति और मुआवजे के दावों का फैसला कौन करता है? चकबंदी अधिकारी। चकबंदी अधिकारी। चकबंदी अधिकारी इन आपत्तियों पर विचार करता है। फिर वो अपनी सिफारिशों के साथ आपत्तियों और मुआवजे का जो भी हिसाब बनता है कि किसे देना है, किससे लेना है, इस सब के साथ पूरा मामला एक सीनियर अफसर को भेजता है। वो होते हैं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन। ओह अच्छा।
इस मामले में बंदोबस्त अधिकारी का फैसला आखिरी माना जाता है। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग रही है, खासकर सार्वजनिक जमीन के मामले में। अब एक और जरूरी सवाल, क्या चकबंदी में गांव की साझी जरूरतों के लिए भी जमीन अलग रखी जाती है? जैसे बच्चों के लिए स्कूल बनाना हो, खेल का मैदान चाहिए, या भविष्य में गांव बसाने के लिए आबादी देही की जमीन? हाँ, बिल्कुल। ये चकबंदी का एक बहुत ही कह सकते हैं सकारात्मक पहलू है। इसका जिक्र धारा 18 में है। चकबंदी अधिकारी को ये अधिकार है कि वो गांव के कॉमन पर्पस मतलब सामान्य प्रयोजनों के लिए जमीन रिजर्व करे। हम्म। अगर मान लीजिए पहले से कोई जमीन किसी खास काम के लिए तय थी, जैसे तालाब था, और अब लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, तो अधिकारी उसे उस काम से मुक्त कर सकता है और उसकी जगह कोई और जमीन उस काम के लिए तय कर सकता है। और अगर गांव में ऐसी साझी जमीन कम हो तो? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर अधिकारी को लगता है कि गांव में कॉमन जरूरतों के लिए, जैसे आपने कहा आबादी बढ़ाने के लिए जगह चाहिए, स्कूल, डिस्पेंसरी, खेल का मैदान, पंचायत घर, कोई कम्युनिटी सेंटर, हाँ, हाँ। इन सब कामों के लिए पर्याप्त जमीन रिजर्व नहीं है, तो वो चकबंदी के दौरान गांव की कुल जमीन में से कुछ हिस्सा इन कामों के लिए आरक्षित मतलब रिजर्व कर सकता है। अरे वाह! यहाँ तक कि शिवालिक की पहाड़ियों से जो नदी नाले निकलते हैं, चो जिन्हें कहते हैं, उनकी जमीन को भी सामान्य उपयोग के लिए रखा जा सकता है। ये तो वाकई गांव के विकास के लिए बहुत जरूरी प्रावधान है। इससे एक प्लान्ड तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मान लीजिए चकबंदी अधिकारी ने सबकी सलाह ले ली, इन सब बातों का ध्यान रख लिया और योजना का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। तो क्या आम लोगों को ये देखने का मौका मिलता है कि उनके हिस्से में क्या आ रहा है? और क्या वो इस पर अपनी आपत्ति मतलब ऑब्जेक्शन जता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, पारदर्शिता जरूरी है। धारा 19 यही कहती है। चकबंदी अधिकारी इस ड्राफ्ट स्कीम को प्रारूप योजना को गांव या संबंधित इलाके में प्रकाशित करता है, हम्म। ताकि सभी प्रभावित लोग उसे देख सकें, समझ सकें। प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का समय मिलता है। 30 दिन? हाँ, 30 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि योजना ठीक नहीं है या उसके हित पर असर पड़ रहा है, वो लिखित में अपनी आपत्ति चकबंदी अधिकारी को दे सकता है। फिर उन आपत्तियों का क्या होता है? क्या अधिकारी उन्हें मानने के लिए बाध्य हैं? चकबंदी अधिकारी हर आपत्ति पर विचार करता है, सुनवाई करता है। अगर उसे जरूरी लगता है तो वो योजना में बदलाव भी कर सकता है। अच्छा। इसके बाद वो इन आपत्तियों पर अपनी क्या राय है, अपनी टिप्पणियों के साथ पूरी योजना को फिर से बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पास भेज देता है। फिर से मामला बंदोबस्त अधिकारी के पास। तो अंतिम मंजूरी वही देते हैं? ये होते कौन है? सरकार नियुक्त करती है? हाँ, राज्य सरकार एक या एक से ज्यादा लोगों को इस पद पर नियुक्त करती है। इनका काम ही चकबंदी योजनाओं को फाइनल करना होता है। धारा 20 इसी प्रक्रिया के बारे में है। हम्म। अगर ड्राफ्ट स्कीम पर कोई आपत्ति नहीं आई है, तब तो बंदोबस्त अधिकारी आमतौर पर योजना को कंफर्म कर देते हैं, मतलब पुष्टि कर देते हैं। और अगर आपत्तियां आई हैं, जैसा कि अक्सर होता होगा? हाँ, अगर आपत्तियां आई हैं तो बंदोबस्त अधिकारी उन आपत्तियों को देखता है, चकबंदी अधिकारी की सिफारिशें देखता है और सारे मामले पर गौर करता है। फिर? इसके बाद वो 3 काम कर सकता है। या तो योजना को जैसा है वैसा ही कंफर्म कर दे, या उसमें कुछ बदलाव करके संशोधन करके कंफर्म करे, या फिर योजना को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, अस्वीकार कर दे। रिजेक्ट भी कर सकते हैं? हाँ, तब तो सारी मेहनत बेकार। नहीं नहीं, बेकार नहीं। अगर बंदोबस्त अधिकारी योजना अस्वीकार करता है तो वो उसे चकबंदी अधिकारी को वापस भेजता है, साथ में बताता है कि क्या सुधार करके दोबारा पेश करना है। अच्छा, मतलब फिर से काम होगा उस पे। जी, और जब योजना पुष्ट हो जाती है, चाहे बिना बदलाव के हो या बदलाव के साथ, तो इस फाइनल मंजूर शुदा योजना को फिर से गांव में प्रकाशित किया जाता है। चलिए, योजना तो पक्की हो गई। अब जमीन पर असली बंटवारा कैसे होता है? मतलब लोगों को उनके नए खेत कैसे मिलते हैं? कागज पर तो हो गया, अब असल में? योजना पक्की होने के बाद धारा 21 के तहत चकबंदी अधिकारी का काम शुरू होता है। वो उस मंजूरशुदा योजना के आधार पर जमीन का पुनर्विभाजन मतलब रीपार्टीशन करता है। रीपार्टीशन? हाँ, यानी कौन सा नया खेत, कौन सा नया प्लॉट किस मालिक को मिलेगा, ये तय किया जाता है। और इन नए खेतों की हदें, उनकी सीमाएं गांव के नक्शे पर दिखाई जाती हैं। अच्छा, वो जो नक्शा होता है गांव का? हाँ, उसे शजरा कहते हैं। तो एक नया शजरा बनता है जिसमें ये नए खेत दिखाए जाते हैं।
इस नए शजरे को भी गांव में प्रकाशित किया जाता है। शजरा, हाँ हाँ, सुना है। गांव का वो नक्शा जिसमें सारे खेत नंबरों के साथ दिखाए जाते हैं। अच्छा, अगर किसी को इस नए बंटवारे पर या इस नए शजरे पर भी आपत्ति हो कि भाई मुझे जो खेत मिला है वो ठीक नहीं है या ये नक्शा गलत बना है। अपील का प्रावधान यहाँ भी है, बल्कि यहाँ कई स्तरों पर है। अच्छा, शजरा प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति चकबंदी अधिकारी के पास लिखित में आपत्ति दे सकता है। अधिकारी सुनवाई करके अपना आदेश देगा। और अगर कोई चकबंदी अधिकारी के इस आदेश से भी खुश ना हो, तब वो उस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। आदेश की तारीख से 1 महीने के अंदर ये अपील होती है बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पास। अच्छा, फिर से बंदोबस्त अधिकारी। आजकल हरियाणा में ये पावर किसके पास है? हाँ, आजकल हरियाणा में ये शक्तियां आमतौर पर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, डीआरओ, वो देखते हैं। डीआरओ। हाँ, ठीक है। तो डीआरओ के पास अपील होगी, वो सुनवाई करके अपना फैसला देंगे। क्या ये आखिरी अपील है, डीआरओ का फैसला फाइनल, या इसके बाद भी कोई गुंजाइश है? क्योंकि जमीन के मामले तो भाई अक्सर काफी पेचीदा हो जाते हैं। नहीं, एक और स्तर है अपील का। अगर कोई व्यक्ति डीआरओ के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, तो वो उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। किसके पास? सहायक निदेशक चकबंदी के पास, असिस्टेंट डायरेक्टर कंसोलिडेशन। इसके लिए 60 दिन का समय मिलता है डीआरओ के आदेश की तारीख से। 60 दिन। हाँ। और ये पद किसके पास होता है हरियाणा में? आजकल ये शक्तियां आमतौर पर जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी के पास होती हैं। एडीसी। अच्छा, और एडीसी का जो फैसला होता है वो इस मामले में अंतिम माना जाता है। हाँ, अगर अपील करने में वाजिब वजह से देरी हो गई हो तो एडीसी देरी से की गई अपील को भी सुन सकते हैं। तो अपील के भी 2-3 स्तर हो गए, चकबंदी अधिकारी, फिर डीआरओ, फिर एडीसी। ये पूरी प्रक्रिया योजना बनाने से लेकर अपीलों और अपीलों तक काफी काफी लंबी और विस्तृत लग रही है। तो समय लगता है इसमें। तो क्या जब ये सब अपील वगैरह निपट जाती हैं, चकबंदी पूरी हो जाती है, तो क्या जमीन का कोई नया सरकारी रिकॉर्ड भी बनता है फाइनल? हाँ, बिल्कुल। ये आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका जिक्र धारा 22 में है। जब सारा पुनर्विभाजन फाइनल हो जाता है, सारी अपीलें निपट जाती हैं, तो चकबंदी अधिकारी नए बंटवारे के हिसाब से उस पूरे इलाके का नया अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार करवाता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, या मतलब जिसे हम आम भाषा में जमाबंदी या फर्द कहते हैं। जी, बिल्कुल वही। इसमें हर जमीन के टुकड़े का नया नंबर होता है, मालिक का नाम, कितना रकबा है, ये सब कुछ दर्ज होता है। और इस नए रिकॉर्ड की कानूनी हैसियत क्या होती है? इसे पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 के प्रावधानों के तहत ही तैयार किया गया माना जाता है। मतलब ये पूरी तरह से ऑफिशियल कानूनी दस्तावेज होता है। यही भविष्य में जमीन के मालिकाना हक का आधार बनता है। जो पुरानी जमाबंदी थी वो रद्द हो जाती है और ये नई जमाबंदी लागू हो जाती है। तो ये थी चकबंदी की पूरी कहानी। मतलब एक इरादे से शुरू होती है कि बिखरे खेतों को इकट्ठा करना है, फिर योजना बनती है, मुआवजा तय होता है, गांव की साझी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, आपत्तियां सुनी जाती हैं, अपीलें होती हैं, और अंत में जाकर जमीन का एक नया रिकॉर्ड बनता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसमें कानूनी दांव-पेच भी हैं और सामाजिक समीकरण भी। उद्देश्य बेशक नेक है, खेती को आसान बनाना, पैदावार बढ़ाना, गांव का योजनाबद्ध विकास करना। लेकिन इसे लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसा हमने वो मूल्यांकन और मुआवजे वाली बात की थी। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भूधारकों के अधिकारों और पूरे समुदाय की, गांव की सामूहिक जरूरतों के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी करती है, जैसे वो कॉमन पर्पस के लिए जमीन रिजर्व करना। बिल्कुल। और ये संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल काम है। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसे सबसे अच्छी जमीन मिले और सार्वजनिक कामों के लिए उसकी जमीन ना काटी जाए। हाँ, ये तो मानवीय स्वभाव है। यहीं पर चकबंदी अधिकारियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्हें निष्पक्ष भी रहना है और कानून का पालन भी करना है। एक बात और, जैसा कि हमने पूरी चर्चा की, ये प्रक्रिया काफी विस्तृत है और इसमें कई धाराएं, कई चरण शामिल हैं। तो हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि आज हमने जो भी बातें की हैं, वो मुख्य रूप से एक कानून है, द ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एक्ट 1948, जी। और साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर जो नियम
या सर्कुलर जारी किए जाते हैं उन पर आधारित हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। और ये भी कि ये जानकारी केवल एक सामान्य मार्गदर्शन और समझ बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल। हर केस अलग होता है, उसकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, इसलिए किसी भी व्यक्तिगत मामले में कोई कदम उठाने से पहले हमारी सलाह यही है कि श्रोता संबंधित कानूनी प्रावधानों को खुद जरूर देख लें, उनका सत्यापन कर लें या किसी जानकार वकील या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये जानकारी सिर्फ गाइडेंस के लिए है, लीगल एडवाइस नहीं है। बिल्कुल। अब अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। चकबंदी का जो मूल उद्देश्य था वो तो कृषि भूमि को संगठित करना था, खेती को बेहतर बनाना था। जी। लेकिन आज हम देख रहे हैं जमीन के उपयोग बदल रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, खेती के तरीके बदल रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर यूज बढ़ रहा है। ऐसे में भविष्य में चकबंदी की प्रासंगिकता क्या रहेगी? क्या हमें इस प्रक्रिया को इन बदलते हालातों के हिसाब से ढालने की या शायद नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ेगी? ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल के साथ आज की ये जो हमारी गहन पड़ताल थी, इसे यहीं समाप्त करते हैं।